नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम बेटा भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए इस चैनल पर आपका जो पहले ग्रामर का जो एमएसक्यू चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा। एमएसक्यू के साथ साथ हमने एक हल्का सा नवाचार और किया है कि एग्ज़ाम है वो आपके बिल्कुल समीप हैं। एग्ज़ाम को देखते हुए हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनकी डिमांड थी बच्चों की कि सर शिक्षण विधियां करवाओ। तो बेटा शिक्षण विधियों का प्रारंभ कर रहे हैं हम। जितनी भी यूनिट है आपकी सेकंड ग्रेड रीट के अंदर, मुख्य परीक्षा रीट के अंदर, प्री रीट के अंदर, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जितनी भी हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, 25 की 25 शिक्षण विधियां हैं, कौशल है, उपागम है, उपचारात्मक है, निदानात्मक है, और उसके बाद शिक्षा का अधिनियम है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इन सभी पाठ्यक्रम को टॉपिक दर टॉपिक है वो इस चैनल के माध्यम से मैं प्रारंभ कर रहा हूं बेटा। उसकी ये पहली क्लास है शिक्षण विधियों की। पहली क्लास के अंदर हम पहली ही विधि हिंदी की अनुकरण विधि है, इस अनुकरण विधि का अध्ययन करेंगे। सारा का सारा मामला करवाया जाएगा शिक्षण विधियों से संबंधित। तो बेटा आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में, मित्र मंडली में जो परिचित बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक बेटा इस कक्षा का लिंक पहुंचाएं। आपका एक शेयर हिंदी धारा के लिए बहुत ही अधिक मोटिवेशन का काम करेगा। बात कर रहे हैं बेटा हम अपनी विधि की, अनुकरण विधि। स्लाइड दर स्लाइड है बेटा, टाइम का सदुपयोग होने के कारण अनुकरण विधि है। सबसे पहली बात है कि यह विधि है, यह भाषा सीखने की प्रथम विधि है। क्यों? क्योंकि बच्चा है, बच्चा जन्म से ही अपनी माता का अनुकरण करने लग जाता है, जन्म से ही वो अनुकरण करना सीख जाता है। और सबसे पहले बेटा वो मातृभाषा उच्चारित करता है। अपनी माता है या अपने पिता है, अपनी माता या पिता का अनुकरण करते हुए वो सबसे पहले मातृभाषा उच्चारित करता है। तो यह भाषा सीखने की प्रथम विधि है भाई। भाषा सीखने की प्रथम विधि है वो कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है, भाषा सीखने की प्रथम विधि। उसके बाद दूसरी बात करें, अनुकरण करता है। अनुकरण करता है तो पहला भाषा सीखने की सर्वप्रथम विधि है। सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है तो किस विधि से सीखता है? अनुकरण विधि से सीखता है। दूसरी बात क्या है? इस विधि में छात्र क्या करता है? विद्यालय के स्तर पर बात कर रहे हैं अब हम। विद्यालय स्तर पर क्या करता है? इस विधि में छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण करता है और अनुकरण करते हुए क्या? लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। बोलना भी शामिल है। लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। किसका अनुकरण करते हुए? अपने शिक्षक का अनुकरण करते हुए, अपने टीचर का अनुकरण करते हुए। यह विधि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी 1 से 5 तक है। पहली, दूसरी, तीसरी है, उस कक्षा के लिए यह विधि है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी क्लास के लिए? प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी विधि है। 3 प्रश्न बन रहे हैं बेटा। भाषा सीखने की प्रथम विधि है, शिक्षक का अनुकरण करता है, सर्वप्रथम माता का करता है, उसके बाद शिक्षक का करता है, स्कूली स्तर पर शिक्षक का करता है, पारिवारिक स्तर पर अपनी माता का अनुकरण करता है। और यह विधि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। पहली, दूसरी, तीसरी, 5 तक की कक्षा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। मातृभाषा सीखने की प्रमुख विधि है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि मातृभाषा अपनी माता का अनुकरण करता है। तो मातृभाषा सीखने की क्या है? सबसे प्रमुख विधि है, सबसे मुख्य विधि कौन सी है? अनुकरण विधि है। माता का अनुकरण करता है तो प्रथम शिक्षक पूछा गया प्रश्न में कि प्रथम शिक्षक किसे कहते हैं? प्रथम शिक्षक कौन होती है विद्यार्थी की? प्रथम शिक्षक होती है माता। प्रथम भाषा है, वो कौन सी भाषा सीखता है माता का अनुकरण करते हुए? मातृभाषा, जो उसकी मम्मी की लैंग्वेज है, मम्मी की भाषा है, वो उस बच्चे की मातृभाषा हो जाएगी। प्रथम भाषा कौन सी सीखता है? मातृभाषा सीखता है। फिर प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है? पहला विद्यालय है वो कौन सा होता है? उसका परिवार होता है पहला विद्यालय। पहला विद्यालय बच्चे का उसका परिवार। आगे बढ़ रहा हूं बेटा।
आगे बढ़ते हुए बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्या है कि इस विधि में सबसे पहले क्या अक्षर ज्ञान या बेटा हो सकता है वर्ण ज्ञान करवाया जाता है, वर्ण ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है ना, बच्चे से स्कूल में जाते ही प्रेम पत्र नहीं लिखवाया जाता, कोई कहा लिख के बता फलाना तीन लिख, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बच्चे से क्या करवाया जाता है, उसका वर्ण ज्ञान करवाया जाता है, अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। सबसे पहले वर्ण ज्ञान भी बोल सकता हूं, अक्षर ज्ञान भी बोल सकता हूं। हालांकि ग्रामर में आपको बताया हुआ है कि थोड़ा सा अंतर है दोनों बातों में, अक्षर में और वर्ण में अंतर है, लेकिन अक्षर ज्ञान या वर्ण ज्ञान करवाया जाता है। सबसे पहले क्या बच्चे को वर्ण लिखना सिखाते हैं हम, ये थोड़ी कहते जाती है कि किताब पढ़ ले, सबसे पहले वर्ण सिखाते हैं बच्चे को। उसके बाद है बेटा अनुकरण के प्रकार, 3 प्रकार से अनुकरण करता है बच्चा। कितने प्रकार का होता है अनुकरण, अनुकरण 3 प्रकार का होता है। पहला है लिखित अनुकरण, बच्चा है वो अपने शिक्षक का लिखी हुई चीज का अनुकरण कर सकता है। दूसरा है उच्चारण अनुकरण, मौखिक अनुकरण, बच्चा है वो अपने टीचर है उसकी बोली हुई बात का अनुकरण कर सकता है। और तीसरा कौन सा है, रचना अनुकरण है, जिसको आदर्श रचना भी कहते हैं, आदर्श रचना भी कहते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर बच्चा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर जाने के बाद, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर जाने के बाद क्या करता है, बच्चे को कोई रचना दे देते हैं कि ये दीपावली का लेख है और इस लेख को देखकर आप इसको होली के लेख में बदलो, होली का लेख खुद अपने आप तैयार करो, तो वो होता है रचना अनुकरण। कोई रचना दे देंगे और उसका अनुकरण करके कोई और चीज उससे संबंधित चीज, होली का लेख दे दिया, दीपावली का लिखा लिया, अध्यापक का दे दिया, पिता का लिखा लिया, पिता का दे दिया, बेस्ट फ्रेंड का लिखा लिया, तो वो पहली रचना तो बच्चे को दी जाती है जिसकी नकल करता है, उसको कहते हैं रचना अनुकरण, या उस रचना को कहते हैं आदर्श रचना। अनुकरण के प्रकार कितने हैं, अनुकरण के प्रकार हैं बेटा 3 प्रकार का अनुकरण होता है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं अब हम, किसकी, लिखित अनुकरण की। लिखित अनुकरण बच्चा है उसको कै कबूतर मांड के दे दिया, कै कबूतर लिख कर दे दिया कि ये लो इसका इसके ऊपर ऊपर फेरो, या इसके देखा देख कोई दूसरा तैयार करो, एक और लिखो, तो ये बातें हैं लिखित अनुकरण के अंदर आती है। और लिखित अनुकरण कौन सी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए, विशेष करके पहली दूसरी कक्षा के लिए क्या है, लिखित अनुकरण उपयोगी है। उच्चारण अनुकरण है, ये भी कौन सी, प्राथमिक स्तर के लिए है। आपने देखा होगा उच्चारण अनुकरण में अध्यापक क्या है, पहाड़ी बोलता जाता है, बच्चे को कहता है मेरे पीछे पीछे बोलो। अध्यापक है वो बार खड़ी या व्यंजन स्वर है कख गढ़, ये बोलता है, एक अध्यापक खड़ा हो जाता है, कभी कभी बच्चे को खड़े कर देते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं कि इसके पीछे पीछे बोलो, फिर बच्चा बोलता है, दूसरे बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, वो कौन सा है, उच्चारण अनुकरण बेटा, ये भी प्राथमिक कक्षा के लिए। और तीसरी है रचना अनुकरण, ये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। जब बेटा बच्चे को पढ़ना और लिखना दोनों आने लग जाएगा, पढ़ना और लिखना दोनों आने लग जाएगा, तो उसके बाद रचना अनुकरण किया जाता है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षा 10-12 6 के बाद की बात, कक्षा 10-12 तक ये रचना अनुकरण चलता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों प्रकार के दोबारा हो गए, कहां तक किन कौन सी कक्षाओं के लिए महत्व है इनका, पहला लिखित और उच्चारण अनुकरण, ये तो प्राथमिक कक्षा के लिए है, और ये कौन सी है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अब हम बेटा इसको अलग अलग कर लेते हैं, तीनों को प्रत्येक एक की बात कर लेते हैं। क्या है, पहला है लिखित अनुकरण, कौन सा, लिखित अनुकरण, ये रहा। पहले तो वही बात है, कौन सी क्लास के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। और लिखित अनुकरण है, अनुकरण 3 प्रकार का, कौन कौन सा, लिखित, लिखित, मौखिक जिसको उच्चारित कहा है मैंने, मौखिक, और तीसरा रचना अनुकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण, लेकिन लिखित अनुकरण पुनः कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है लिखित अनुकरण। सबसे पहला है रूपरेखा अनुकरण, एक एक को करेंगे बेटा, एक बार नाम देखो इनका। पहला कौन सा हो सकता है, लिखित अनुकरण है, ये 5 प्रकार का होता है। पहला है रूपरेखा अनुकरण, दूसरा है बेटा स्वतंत्र अनुकरण, तीसरा है मोंटेसरी विधि, लिखित अनुकरण का प्रकार है, अलग से विधि भी है लेकिन अनुकरण के प्रकारों में शामिल करना है, इसी प्रकार पढ़नी है अनुकरण विधि को।
इसी प्रकार पढ़नी है, अलग नहीं पढ़नी है इनको। फिर है बेटा पेस्टालॉजी विधि, और अंतिम है जेकटोट विधि। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक एक की बात करेंगे हम, 5 प्रकार का। रूपरेखा, स्वतंत्र, 2 तो ये हो गए, रूपरेखा और स्वतंत्र। फिर कौन सा है? मोंटेसरी विधि है तीसरा। मोंटेसरी के बाद बेटा पेस्टालॉजी है, और पेस्टालॉजी के बाद है जेकटोट विधि। 5 प्रकार का होता है। कौन सा? लिखित अनुकरण। पहले लिखित अनुकरण को कर लेते हैं, फिर मौखिक को करेंगे, फिर अंतिम रचना अनुकरण को करेंगे। 5 प्रकार का हो गया। अब बेटा क्या है, पहला जो लिखित अनुकरण है उसका पहला भाग कौन सा? रूपरेखा अनुकरण की बात करते हैं कि ये क्या होता है रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण, अब क्या होता है रूपरेखा अनुकरण? अध्यापक है वो बेटा श्याम पट पर क्या करता है? इस प्रकार बिंदु बना देता है, इस प्रकार का बिंदु बना देता है अध्यापक, और बच्चे से कहता है कि इन बिंदुओं का मिलान करो, इन बिंदुओं का मिलान करो। वर्तमान में बेटा क्या है, वर्तमान के अंदर क्या है, इसकी अभ्यास पुस्तिकाएं भी शुरू हो गई है। बच्चे से अध्यापक श्यामपट्ट पर या फिर उसकी पुस्तिका पर बिंदु बनाते हैं, छात्र उनको मिलाकर वर्ण लेखन सीखता है, रूपरेखा अनुकरण। अब बच्चा क्या करेगा बेटा? इन बिंदुओं को मिलाएगा, बच्चा इन बिंदुओं को इस प्रकार मिलाएगा, और मिलाकर क्या कर देगा बेटा? वो वर्ण लिखना सीख जाएगा। विशेष पुस्तिका भी आने लग गई है मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा बेटा, अनेक प्रकार के चित्र भी इन बिंदुओं को मिलाकर, कई बार बिंदु मिला देते हैं, कई बार गिनती लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इनको मिलाओ। इस प्रकार हल्का छोटा छोटा लिखा जाता है, फिर एक चित्र बन जाता है बेटा। उनको जैसे ही उस गिनती को हम क्रम से चलेंगे तो एक चित्र बन जाएगा, कभी किसी पक्षी का बन जाता है, कभी किसी का बन जाता है। कौन सा अनुकरण होता है? वो रूपरेखा अनुकरण होता है। दूसरी बात क्या है, पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। प्राथमिक से भी पहले, पहली दूसरी की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा पहली नर्सरी है वहां तक की बात कर रहा हूं, नर्सरी या प्रथम दूसरी क्लास की तक की। पूर्व प्राथमिक कक्षा है ना, जो प्राथमिक से भी पहले, उस पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, रुचि बढ़ती है उसकी, मन लगा रहता है उसका, तो पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। अब बेटा बच्चे ने रूपरेखा करके ये देख लिया, रूपरेखा अनुकरण होने के बाद कौन सा? दूसरे प्रकार का स्वतंत्र लेखन होता है। सबसे पहले रूपरेखा अनुकरण होता है, बच्चे ने जैसे ही रूपरेखा अनुकरण कर लिया उसके बाद स्वतंत्र लेखन होता है। बात करेंगे स्वतंत्र लेखन भी क्या है, बात करेंगे कि स्वतंत्र लेखन भी क्या होता है। रूपरेखा अनुकरण के बाद स्वतंत्र लेखन होता है। यह वर्ण लेखन की विधि है, शब्द नहीं बनते इससे, इससे केवल क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। तो ये रूपरेखा अनुकरण है, ये वर्ण लेखन की विधि है, केवल वर्ण लिखे जाती हैं रूपरेखा अनुकरण से, या कोई चित्र बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, या वर्ण लिखे जाते हैं रूपरेखा अनुकरण द्वारा। तो यह है वर्ण लेखन की विधि है। आगे और बढ़ रहा हूं बेटा, क्या है? रूपरेखा अनुकरण के लिए बिंदु वाली विशेष पुस्तिकाएं भी आने लग गई है बाजार के अंदर। कुछ नवाचार है, तकनीकी युग है बेटा। अब क्या है, आधुनिक काल में, अब वर्तमान समय में क्या हो गया कि इनकी पुस्तिकाएं भी आने लग गई है। बिंदु मिलाते जाओ, स्वर और व्यंजन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बात पहले भी कर ली हमने कि पुस्तिका भी आने लग गई है, या पुस्तिका पर बनाकर दे देता है अध्यापक। रूपरेखा अनुकरण है। अब है बेटा दूसरा कौन सा? स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा के बाद स्वतंत्र अनुकरण होता है। अब बेटा क्या करेगा, अध्यापक क्या लिख देगा और बच्चे से कहेगा कि यहां तुम लिखो। देखा होगा आपने, कई बार क्या करते हैं, इस प्रकार कर देते हैं, होमवर्क देते हैं बच्चे को, क ख ग घ और अंग, ये अध्यापक ने लिख दिया, और बच्चे से क्या होता है, पूरी पेज पर, पूरे पृष्ठ पर बच्चे से इस प्रकार की रेखाएं दे देते हैं कि घर से करके लाना है बेटा। दूसरे दिन उसका फिर मूल्यांकन किया जाता है, जो गलती होती है वो सुधार दी जाती है। इस प्रकार का एक तो देखो बिंदु वाली पुस्तिका थी, बिंदु वाली पुस्तिकाओं में बेटा बिंदुओं को मिलाना होता है आपस में, वर्ण बन जाता है। और यह है स्वतंत्र अनुकरण। लेखन है, लेखन के प्रकार कर रहे हैं। लिखित अनुकरण का दूसरा भाग है ये, लिखित अनुकरण का दूसरा भाग है बेटा, ये रहा लिखित अनुकरण। और इसका दूसरा भाग कौन सा है? स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण की बात क्या कर रहे हैं हमें कि अध्यापक पूरी वर्णमाला है, पूरी की पूरी वर्णमाला लिखकर सरल शब्दों को पहले लिखने को कहता है।
सरल शब्दों को पहले इस प्रकार का अनुकरण है, ठीक है, पूरी वर्णमाला लिख देता है, फिर कहता है कि बेटा ये रहा पूरा है, पूरे व्यंजन है ये 33 या 36, इनमें से जो तुझे सरल लग रहे हैं वो लिख ले। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को कुछ शब्द सरल लगेंगे, जैसे मैं मानता हूं कि एक तो गै सरल लगता है उसको, एक बेटा पै सरल लगता है, एक फै सरल लगता है, तो वो सरल शब्द है, सरल वर्ण है, वो पहले लिखता है। यह सरल से कठिन की ओर सूत्र पर आधारित है, अनुकरण विधि है। वो बच्चे को सूत्र है एक, सरल से कठिन की ओर बढ़ना, पहले सरल सरल बातें बता दी जाती है, फिर उसके स्तर के अनुकूल उसको बेटा कठिन सामग्री की ओर ले जाया जाता है। तो यह स्वतंत्र अनुकरण है, यह किस पर आधारित है, कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है, सरल से कठिन की ओर सूत्र पर आधारित है। और यह भी क्या है, प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, पहली दूसरी क्लास के लिए उपयोगी है। कौन सा, स्वतंत्र अनुकरण। अब क्या है बेटा, स्वतंत्र अनुकरण उसका वर्ण लेखन की विधि है, ठीक है, वर्ण लिखना ही सिखाया जा सकता है। कै ख बच्चे को बेटा धीरे 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 हर रोज 2 या 3 देकर पूरा करवा दिया जाता है। फिर बेटा उसको कहते हैं कि कितने सीख गया, जो बच गए उनका दोबारा करवाया जाता है। इस प्रकार उसके 33 के 33 या 36 के 36 तैयार करवा दिए जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र अनुकरण का एक दोष है, क्या है, बच्चा कर्मानुसार नहीं सीखता। अब बच्चे को छूट मिल जाती है बेटा, बच्चे को छूट मिल जाती है कि जो तुझे ठीक लगे, जो तुझे सरल लगे वो लिख दे इन 33 में से। तो बच्चा बेटा क्या है, मैंने कहा था एक तो गै सरल लगेगा, मैं मान रहा हूं, एक पै लगेगा, एक उसको फै सरल लगेगा, कुछ शब्द लगते हैं, एक हो सकता है उसको रै सरल लगे। तो बच्चा कर्मानुसार नहीं सीखता, यह स्वतंत्र अनुकरण का क्या है, दोष है। यह स्वतंत्र अनुकरण का दोष है। क्या है दोष, कि बच्चा कर्मानुसार नहीं सीखता। ये दूसरा लिखित अनुकरण का दूसरा भाग है। तीसरे भाग की बात कर रहा हूं बेटा। तीसरा भाग क्या है, मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, ऊपर ऊपर फेरना, दूसरा नाम क्या है इसका, ऊपर ऊपर फेरना। बच्चे को क्या करते हैं, कै लिख कर दे दिया, स्लेट पर लिख कर दे दिया, और बच्चे से कहा जाता है कि बेटा इसको पक्का करो। बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर ऊपर फेरेगा, ऊपर ऊपर फेरेगा। इस ऊपर ऊपर फेरने वाला जो अनुकरण है, उस अनुकरण का ही नाम क्या है, मोंटेसरी विधि है। इस अनुकरण का नाम मोंटेसरी विधि है, इस अनुकरण का नाम। ऊपर ऊपर फेरता है इसमें बच्चा, पढ़े हो पहली दूसरी क्लास में, पढ़ा रहे हो वर्तमान में, आप ऐसा ही करते हो, बिंदु वाली पुस्तिका दे देते हो, या स्वतंत्र लिख कर दे देते हो कि ऐसा लिख के दिखा, या बेटा कहते हो कि ऊपर ऊपर फेर। बच्चा फिर क्या करता है, उसको अभ्यास करता है और कंठस्थ हो जाता है। इस विधि का प्रवर्तक कौन है, मोंटेसरी विधि है। मारिया मोंटेसरी कहाँ के थे, इटली के थे। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। अन्य नाम भी क्या है इस मोंटेसरी विधि का, खेल खिलौना विधि। अन्य नाम क्या है, उपनाम पूछ लेते हैं। उपनाम कौन सा है मोंटेसरी विधि का, खेल खिलौना विधि। क्यों, क्योंकि इस विधि के अंदर बेटा चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। गत्ते के बाजार में, दुकानों पर बच्चों के लिए रेडीमेड चित्र मिलते हैं। बच्चों को सेव का चित्र दिखा दिया जाता है कि ये बेटा सेव है, ठीक है ना। अनार का चित्र होता है, गत्ते पर बेटा लिख के दे देते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खेल खिलौना विधि, दूसरा नाम है इसका। इसमें भी क्या होता है, वर्ण लेखन ही सिखाया जाता है। तो वर्ण लेखन की सबसे श्रेष्ठ विधि है, ध्यान रखना बेटा, वर्ण लेखन सिखाने की सबसे श्रेष्ठ विधि, सबसे उत्तम विधि, सर्वोत्तम विधि की बात अगर की जाए तो कौन सी विधि होगी, मोंटेसरी विधि। रूपरेखा अनुकरण भी किया था हमने, स्वतंत्र लेखन भी किया था, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दोनों ही वर्ण लेखन की थी। ये भी वर्ण लेखन की है, लेकिन इन तीनों में और इन पांचों में सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाए लेखन की, वर्ण लेखन की, तो कौन सी विधि है, मारिया मोंटेसरी वाली मोंटेसरी विधि है। अब क्या है, इस विधि में क्या है, गत्ते से बनी आकृतियां प्रयोग में ली जाती है। मैंने आपको बताया था कि गत्ते पर चित्र बना देते हैं, देखा होगा आपने, आंगनबाड़ी में जाओगे कभी तो बेटा वो जो सहायक है आंगनबाड़ी के अंदर, जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास बेटा इस प्रकार की आकृतियां मिलती है। प्ले स्कूल के अंदर भी देखा होगा आपने, बच्चों की आकृतियां बच्चों के लिए खेलने से संबंधित आकृतियां मिलती है उनको। और वो खेल खेल में क्या है,
वर्णों का पहचान करना सीख जाती है कि इस प्रकार का अनार होता है, ये आम होता है, इस प्रकार का लिखा जाता है, इमली का चित्र मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए इसको खेल खिलौना विधि कहते हैं। इस विधि में बच्चा क्या करता है बेटा, आंख आंख से देखता है, कानों से सुनता है कि ये आम है, इस प्रकार का होता है, चित्र देखता है, सुनता है, और हाथ भी काम में लेता है। तो इस विधि में आंख, हाथ और कान तीनों इंद्रियां काम में ली जाती है। करके सीखने पर के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, किसके सिद्धांत पर है, लिख लेना, करके करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तीनों इंद्रियां काम में ली जाती है। मोंटेसरी विधि का सबसे बड़ा गुण है ये, यही गुण है इसका। कौन सी विधि है जिसमें तीनों इंद्रियां, कौन सी विधि के अंदर, मोंटेसरी विधि के अंदर तीनों इंद्रियां काम में ली जाती है। चौथी क्या है बेटा, चौथी है पेस्टालॉजी विधि। लिखित अनुकरण की चौथी विधि है पेस्टालॉजी, जिसको क्या कहते हैं, खंड खंड विधि। क्या किया जाता है, पहले बच्चे को यह सिखाया जाता है, फिर बच्चे को यह सिखाया जाता है, फिर बच्चे को बेटा ये सिखाया जाता है, फिर बच्चे को ये सिखाया जाता है। खंड बना के दे देते हैं कि सबसे पहले शिरोरेखा सीखो, फिर खड़ी पाई सीखो, फिर बेटा इसको इतना सीखो, फिर आगे इतना और सीखो। 3-4 कर्मों में सिखा देते हैं। मैं सिखाना है तो पहले बेटा इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर ये आएगा, फिर इस प्रकार, और फिर ये 3-4 क्रम दे देते हैं। इस प्रकार भी दे सकते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इसीलिए इसको खंड खंड विधि कहते हैं। टुकड़े करके सिखाना, कोई वर्ण सिखाते हैं, सिखाना है तो उसके 3-4 टुकड़े कर देते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, खंड खंड विधि भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है बेटा, पेस्टालॉजी जोहान हाइनरिच। पेस्टालॉजी जोहान हाइनरिच है, इतना याद रख लो। पेस्टालॉजी विधि है तो पेस्टालॉजी प्रवर्तक है, ये पूरा नाम है जोहान हाइनरिच। कहां के थे, स्विट्जरलैंड के थे ये। और ये विधि कब दी गई थी, 1756 के अंदर। विधि का प्रयोग कब किया इन्होंने, 1756 के अंदर इस विधि का प्रयोग किया गया है। वर्ण लेखन की सर्वश्रेष्ठ तो आ गई आपके पास, मारिया मोंटेसरी वाली सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वर्ण लेखन की सबसे सरल विधि है ये। अगर आपसे पूछे वर्ण लेखन की सबसे सरल विधि कौन सी होती है, तो सरल विधि कौन सी है, पेस्टालॉजी विधि है, वो सबसे सरल विधि है। सबसे श्रेष्ठ विधि है वो मारिया मोंटेसरी वाली है। मोंटेसरी विधि खेल खिलौना विधि भी कहा जाता है जिसको। यह विधि क्या है बेटा, ये देखो अंश है, अंश से फिर क्या किया है हमने, पूर्ण कर दिया आकृति को। सबसे पहले अंश सीखे, अंश से पूर्ण कर दिया आकृति को। यह विधि अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र है उस सूत्र पर डिपेंड है, आधारित है। किस सूत्र पर आधारित है, अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र है उस शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बेटा। ठीक है ना, ये लीजिए, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। कौन सी विधि, पेस्टालॉजी विधि। ठीक है, और अंतिम विधि कौन सी है, जैकटॉट विधि। अंतिम विधि क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 5 प्रकार की होती है। लिखित अनुकरण है वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है बेटा। हमने बात की थी, ये रहा 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है लिखित अनुकरण, 5 प्रकार का होता है। रूपरेखा अनुकरण की बात कर ली, उसके बाद स्वतंत्र अनुकरण की बात कर दी, मोंटेसरी विधि है, पेस्टालॉजी है, और कौन सी है, जैकटॉट विधि है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है बेटा। 5 प्रकार की हमने बात कर ली। अंतिम कौन सी है हमारी, अंतिम थी बेटा जैकटॉट विधि, 5वीं। लिखित अनुकरण पूरा हो जाएगा ये करते ही। जैकटॉट विधि ये क्या है, स्वयं संशोधन विधि भी कहा जाता है इसको। दूसरा नाम क्या है, स्वयं संशोधन विधि। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा है वो खुद संशोधन करता है, खुद संशोधन करता है, स्वयं संशोधन विधि है। लेकिन वो सारी की सारी वर्ण लेखन की थी, सारी की सारी किसकी थी, वर्ण लेखन की विधि थी। लेकिन ये बेटा शब्द लेखन की विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये भी। शब्द लेखन की विधि है, शब्द लेखन सिखाया जाता है कौन सी से, जैकटॉट विधि से
वो चारों की चारों, कौन सी चारों? रूपरेखा, स्वतंत्र अनुकरण, मोंटेसरी और पेस्टोलॉजी। ये चारों की चारों वर्ण लेखन की विधि थी, लेकिन ये शब्द लेखन की विधि है। कैसे है अभी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि के अंदर पूछा जाता है कि कितने प्रकार की क्रियाएं की जाती है, तो इस विधि के अंदर 3 बार क्रिया की जाती है। 3 बार क्रिया होगी। पहली बार अध्यापक करेगा और फिर दोनों ही बार बच्चा करेगा। पहली बार अध्यापक क्रिया करेंगे, उसके बाद बच्चे क्रिया करेंगे। लिखेंगे क्या? शब्द लिखेंगे भाई, शब्द लिखेंगे। देखिए किस प्रकार की क्रियाएं होती है। पहली क्रिया है वो क्या होगी? प्रथम क्रिया क्या होगी? अध्यापक है वो शब्द लिखकर बोर्ड पर शब्द लिख देगा और बच्चों से कहेगा कि बिना देखे लिखो। यहां मैंने मान लो शब्द लिख दिया, मैंने हिंदी शब्द लिख दिया, मैंने लिख दिया हिंदी, ये शब्द लिख दिया। मैं अध्यापक हूं, मैंने लिख दिया हिंदी। बच्चों से कहूंगा कि बेटा बिना देखे हिंदी शब्द लिखो। बिना देखे लिखने को कहता है, ये अध्यापक ने क्रिया कर ली पहली। बच्चे शब्द लिखकर मूल शब्द से मिलाकर देखेंगे। बच्चे बिना देखे शब्द लिखेंगे, फिर बेटा जो अध्यापक का लिखा हुआ शब्द है मूल, उस शब्द से मिलाकर देखेंगे। तो दूसरी क्रिया कौन कर रहे हैं? द्वितीय क्रिया बच्चे कर रहे हैं। अब जिनका सही है वो तो ठीक है, यहां पर समाप्त हो गई बात। लेकिन जिन्होंने गलती की है, बच्चा गलती होने पर संशोधन करेगा। फिर बच्चा क्या, बच्चे को लगेगा अरे अध्यापक ने तो ये लिखा था, अध्यापक ने तो ये लिखा था, ठीक है ना, लेकिन मैंने गलत लिख दिया। फिर बच्चा तीसरी क्रिया भी बच्चा करेगा, क्या करेगा? गलती होने पर संशोधन कर देगा। वो अपना जो स्लेट पर या अपनी जो पुस्तिका है उसके अंदर सुधार कर देगा। इस विधि से क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है बेटा? शब्द सिखाने की विधि है, शब्द लेखन की विधि है, शब्द लेखन की विधि है। ठीक है, शब्द लेखन की विधि है। ये हो गया बेटा हमारा पहला प्रकार। अनुकरण 3 प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक अब करेंगे, और एक रचना अनुकरण। तो लिखित अनुकरण हो गया, लिखित अनुकरण है, उसके क्या हो गए? 5 प्रकार भी हो गए। आगे बढ़े बेटा। थोड़ी सी आवाज में जानबूझकर तेज कर रहा हूं। तेज का मतलब स्पीड, स्पीड। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहली क्लास है, एक बैठक में करें हम अनुकरण विधि को। अगर मैं थोड़ा सा धीरे, मैंने जैसे ही धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया तो ये क्लास लगभग 1.5 घंटे तक की चली जाएगी। दूसरी बात कर रहा हूं मैं, उच्चारण अनुकरण। अब बेटा अध्यापक का अनुकरण करेगा, लेकिन पहले तो अध्यापक का लिखित अनुकरण कर रहा था, अब बच्चा अध्यापक का मौखिक अनुकरण करेगा, लिखित अनुकरण करेगा। मेकअप किया बेटा इसका। हाँ, यह भी क्या है? प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। बताया था आपको कि अध्यापक कहेगा कि हाँ बेटा बोलो कै, बच्चे कै बोलेंगे। बोलो ख, बच्चा ख बोलेगा। ठीक है, इस विधि में अध्यापक बोलता है वह बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अध्यापक का वाचन है ना, वो आदर्श वाचन कहलाता है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। अध्यापक जो बोलेगा वो क्या कहलाएगा? आदर्श वाचन कहलाएगा। अध्यापक का वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन। और बच्चे जो उसके पीछे बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अनुकरण वाचन। बच्चों का वाचन क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन कहलाता है। अध्यापक ने जो बोला है भी बोलो, लिख बेटा, बेटा बोलो। पहाड़ा बोला है, अध्यापक ने 2 का पहाड़ा बोल दिया मान लो, तो अध्यापक बोल रहा है वो तो आदर्श वाचन है, और बच्चे उस अध्यापक के पीछे पीछे बोल रहे हैं वो अनुकरण वाचन है। और क्या है? यह विधि है, ये अंग्रेजी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में उच्चारण बेटा लगभग मिलते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा के अंदर उच्चारण है वो सेम होते हैं, मिल जाते हैं। हिंदी में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा के काम में ली जाती है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा है वो अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। अंग्रेजी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा के अंदर ध्वनियां एक जैसी होती है, बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है। ठीक है ना, वर्ण मूक रहते हैं, साइलेंट वर्ण रहते हैं, तो उच्चारण करवाना जरूरी है, अंग्रेजी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। उच्चारण अनुकरण एक जैसी ध्वनियों के लिए किया जाता है। एक जैसी ध्वनि, जैसे करम, मरम, गरम और सरम,
अब बेटा बच्चा है ना, वो इनका अशुद्ध उच्चारण करेगा, इसीलिए उसको एक जैसी ध्वनि होती है उनके लिए उसका उच्चारण किया जाता है। क्योंकि बच्चे को अगर अभ्यास नहीं करवाया गया तो वो कर्म को मरम बोलेगा, मरम को सरम बोलेगा, सरम को चरम बोलेगा, ठीक है ना। इसलिए उच्चारण अनुकरण है वो एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों के लिए करवाया जाता है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण इसी विधि द्वारा सिखाया जाता है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण अगर सिखाना है ना, शुद्ध लेखन सिखाना है तो हमारे पास 5 थी, लेकिन अब हमें बच्चे को शुद्ध उच्चारण सिखाना है, उच्चारण सिखाना है तो कौन सी विधि? उच्चारण अनुकरण या मौखिक अनुकरण भी कह सकते हैं। शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है कौन सी विधि? उच्चारण विधि, उच्चारण अनुकरण विधि। फिर है बेटा रचना अनुकरण। क्या कहलाते हैं इसे? इसे आदर्श रचना भी कहा जाता है। रचना अनुकरण तीसरा अनुकरण है। उच्चारण अनुकरण हो गया, लिखित हो गया, उच्चारण हो गया, ठीक है। उच्चारण अनुकरण के बाद कौन सा है? कौन सा है? रचना अनुकरण या आदर्श रचना भी कहते हैं। क्या होता है? सबसे पहली बात, ये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। कौन से स्तर के लिए? माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। दीपावली का लेख लिखकर बच्चों को दीपावली का लेख लिखा दिया जाता है और होली का लेख बच्चों से लिखवाया जाता है। इस विधि के अंदर माय बेस्ट फ्रेंड का लिखा दिया और कहते हैं कि अब इसको देख देख के बेस्ट अध्यापक का लिखो, प्रिय अध्यापक का लिखो, प्रिय कवि का लिखो, ठीक है ना। तो ये दीपावली का लेख है ना, ये तो आदर्श रचना कहलाएगी, और ये होली का लेख है ना, ये अनुकरण रचना कहलाएगी। अनुकरण रचना क्यों? क्योंकि बच्चे के पास क्या थी? आदर्श के रूप में दीपावली का लेख था और इसके आधार पर वो उसे लिखना क्या है? अनुकरण करके कौन सा लिखना है? होली का लिखना है। यह विधि ठीक है, छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा ये, क्यों? हमें बताया था कि पहले बेटा लिखना और पढ़ना सीखने के बाद रचना लिखाई जाती है, तब तक बच्चा उच्च कक्षाओं में आ जाता है। तो यह है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी विधि है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है कौन सी? रचना अनुकरण। इस विधि का प्रयोग बता दिया, लिखना व पढ़ना सिखाने के बाद किया जाता है। लिखना व पढ़ना, क्योंकि बच्चे को जब शब्द और वर्णों का ज्ञान हो जाएगा, वर्ण और शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, तभी तो वो रचना लिख पाएगा, तभी तो वो किसी रचना का अनुकरण कर पाएगा। तो लिखना व पढ़ना सिखाने के बाद किया जाता है। इस विधि में भाषा तो छात्रों की होती है, लेकिन शैली के लिए है ना आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। अब बेटा इसमें क्या है? भाषा तो छात्रों की होती है। दीपावली के अंदर हम पटाखे बजाते हैं तो क्या लिखेगा? होली के अंदर हम रंग खेलते हैं। भाषा तो छात्रों की होगी, लेकिन शैली है, भाषा शैली है वो कौन सी? वो दीपावली के लेख की होगी, यानी आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस प्रकार आदर्श रचना लिखी होती है उसी प्रकार, जैसे दीपावली का लेख में लिख दिया कि दीपावली का महीना है, ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। अब बच्चा क्या लिखेगा? होली है, ये फाल्गुन मास में बनाई जाती है। उसके ऊपर जैसे जैसे उसमें लिखा है इसकी याद में बनाई जाती है, तो होली भी लिखेगा कि इसकी याद में बनाई जाती है। पटाखे बजाते हैं तो यहाँ क्या लिखेगा? रंग खेलते हैं, वहां पढ़ेगा कि रामचंद्र जी घर आए थे, यहां क्या पढ़ेगा? प्रहलाद बच गया था होली में। तो भाषा तो छात्रों की होती है, लेकिन शैली है उसके लिए आदर्श रचना पर डिपेंड रहना पड़ता है, बच्चे को निर्भर रहना पड़ता है। इस विधि में मौलिक रचना का ह्रास हो जाता है। बच्चा मूल रूप से किस प्रकार लिखता? होली का लेख, होली का लेख वो अपने आप लिखता तो किस प्रकार लिखता? उसकी मूल धारणाएं क्या थी, मूल भावनाएं क्या थी? मूल रचना है उसका क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। या फिर मूल रचना दीपावली का मानो तो उसका भी नुकसान होगा, वो गौण हो जाएगी। मूल रचना का क्या होता है? नुकसान होता है, ह्रास होता है। रचना अनुकरण के गुण क्या है? रचना अनुकरण है उसके गुण क्या है? बच्चों के लिए सरल होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अध्यापक का अनुकरण करता है। पूरी की पूरी अनुकरण विधि को ही मान सकते हैं, ये पूरी की पूरी अनुकरण विधि का ही मान सकते हैं, अनुकरण के दोष, ठीक है ना। रचना अनुकरण के भी दोष मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकरण विधि है। अगर मैं इसको बोलूंगा कि रचना अनुकरण के दोष बताइए, तो बेटा क्या है? यह बच्चों के लिए एक सरल है, क्योंकि बच्चा है वो
आदर्श रचना पर निर्भर होता है। यहां फिर आदर्श लिख दो, क्योंकि बच्चा किस पर, आदर्श रचना पर निर्भर होता है। और अगर पूरी की पूरी अनुकरण विधि का गुण है तो क्या है, बच्चों के लिए सरल होती है, क्योंकि बच्चा अध्यापक का अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है, अध्यापक का करता है। अगर बेटा रचना अनुकरण का, बेटा रचना अनुकरण का अगर पूछा जाए गुण तो बता देना कि बच्चों के लिए सरल है, क्योंकि उसे आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है, आदर्श रचना का ही अनुकरण करना पड़ता है। अगर इस आदर्श रचना को काट दे और सीधा ही पूछ ले अनुकरण के गुण बताइए, अनुकरण विधि के गुण बताइए, तो क्या है, बच्चों के लिए सरल है, क्योंकि उसे तो अध्यापक का क्या करना है, केवल अनुकरण मात्र करना है। अब है बेटा दोष, क्या है, रचना अनुकरण है, उसके दोष क्या है, अध्यापक केंद्रित विधि है बेटा, अध्यापक को केंद्र में रखा गया है, अध्यापक पर निर्भर है, अध्यापक केंद्रित विधि है। जबकि बच्चे को मौका मिलना चाहिए, मौका किसको मिल रहा है, अध्यापक को मिल रहा है। केंद्र में कौन है, मुख्य पात्र कौन है, मुख्य पात्र है वो अध्यापक है। तो एक तो ये दोष है, अध्यापक केंद्रित है। दूसरा क्या है, अध्यापक ने अगर कोई गलती कर दी तो वह गलती बच्चा दोहराएगा, अध्यापक की गलती छात्र करेंगे। अतः क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये थे बेटा हमारे क्या, हाँ ये था बेटा पहला टॉपिक, पहली विधि अनुकरण विधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है भाई, लेखन अनुकरण, लिखित अनुकरण, उच्चारण अनुकरण यानी मौखिक अनुकरण, और रचना अनुकरण यानी आदर्श रचना। लिखित अनुकरण 5 प्रकार का है, उच्चारण खुद है, और उसके बाद आदर्श रचना भी खुद है। ये पहली विधि थी, कुछ नहीं छोटा बेटा, बहुत जितने प्रश्न बनने चाहिए, जितने प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। अगली क्लास है बेटा वो इस विधि की प्रश्नोत्तरी की होगी, 30-35 प्रश्न बनाएंगे इस विधि से, अभ्यास करना किस प्रकार निकल रहे हैं प्रश्न, ठीक है। इसकी बेटा पीडीएफ है, इस विधि की पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी बेटा। और ये पूरी की पूरी शिक्षण विधि है, अगर इसका आप नोट्स बनाना चाहो तो वहां पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी विद्यार्थियों ने नेक्स्ट क्लास में प्रश्न करेंगे भाई हम इसी अनुकरण विधि के। आप सभी विद्यार्थियों ने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना। सभी विद्यार्थियों को हिंदी धारा परिवार की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।